हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बताया था, यूपीपीएससी 2022 को क्रैक करने का तरीका क्या है। आपको ये पता कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसकी वीडियो मैंने आपकी बना दी है, जिसने नहीं देखी है सबसे पहले वो ये वीडियो देखेगा। फिर मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बताऊंगा पर सब्जेक्ट के हिसाब से कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में क्या पढ़ें। पेपर के बहुत कम दिन बचे हैं, तो क्या आप पूरा पोथी पत्रा पढ़ना शुरू करेंगे? ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको, बिल्कुल गलती मत करना। आपको मैं सिलेक्टेड चीजें जो बता रहा हूं वो याद करनी है। प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ होती है। आपको मिनिमम 1 साल पहले से तैयारी करना शुरू करना पड़ता है। फिर हम लोग पूरा पोथी पढ़ लेते हैं। लास्ट में जब पेपर आने वाला होता है तो उसके 2 महीने पहले या 3 महीने पहले हम लोग मेंस की तैयारी करना बंद कर देते हैं। और फिर हम लोग सोचते हैं कि पढ़ें क्या। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने आज इतिहास उठाया तो इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। यदि पूरा पढ़ने बैठेंगे तो पूरा 2-3 महीना तो एक ही सब्जेक्ट खा जाएगा। तो क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। ऐसे पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन क्या पढ़ें। जैसे आपको मैं बताता हूं, पहले ये देख लेते हैं कि 2018 के बाद 2017 का पेपर तो नॉर्मल था कि लूसेंट पढ़ के या छोटी मोटी किताबें पढ़ के भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन 2018 से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, और इस कदर चेंज हुआ कि 2021 में तो लोगों की सींग तक निकाल दी उसने। अब कैसे कैसे पेपर चेंज हो रहा है वो सारी बातें हम लोग देख लेते हैं। पहले 2018 में इतिहास के 23 प्रश्न आए थे। अच्छा, एक और बात, उनसे बहुत सावधान रहे जो ये कहते हैं आधुनिक इतिहास पढ़ लो, प्राचीन और मध्यकालीन छोड़ दो, आधुनिक इतिहास से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ऐसे टीचर से, ऐसे लोगों से बिल्कुल कोसों दूरी बनाकर रखो, क्योंकि उनको पता नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे नहीं है, और देखकर बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आधुनिक पढ़ लो। समझना, जैसे 2018 में 23 प्रश्न आए थे। 23 में 9 प्रश्न प्राचीन से थे, एंशिएंट, 8 मिडवल से और 6 थे मॉडर्न से। तो मॉडर्न से तो बहुत कम हो गए, 9, 8, 6। 2019 में 23 प्रश्न थे, एंशिएंट से 3, 9 आए थे मिडवल से। लोग कहते हैं मिडवल ना पढ़ो, नहीं आती है। अरे भाई, यूपीएससी का पेपर थोड़ा दे रहे हो, यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हो, देख लो पहले। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये वही करेगा जो तुम नहीं सोचोगे, ठीक है ना। और ये अपना पैटर्न चेंज करता चला जा रहा है, और इस प्रकार चेंज कर रहा है कि लोगों की धड़कनें भी चेंज हो रही हैं। समझते हैं, है ना। 23 क्वेश्चन आए थे, 19 में 3, 9 और 11 का रेशियो था। 2020 में 24 प्रश्न आए थे इतिहास से, जिसमें 7 प्रश्न एंशिएंट के थे, 9 मिडवल से और 8 किससे थे, मॉडर्न से। 21 में सिर्फ 18 प्रश्न आए थे, 5, 3 और 10 का रेशियो था। क्लियर है, यानी कि जितना एंशिएंट पढ़ना है उतना ही मिडवल और उतना ही मॉडर्न पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है इसको देख लो फटाफट से। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास पर आते हैं। तो प्राचीन इतिहास में पढ़ना क्या है, एक सरसरी निगाह में क्या पढ़ के जाएं कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए। स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है, आपको रिक्शा वाला नहीं बनाना है ना, कि पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जब लास्ट में पेपर देने जाना तो क्या दिख कर जाना। जैसे प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में बस आपको उत्तर प्रदेश का पढ़ के जाना है। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, पूरा यही दिखेगा। हड़प्पा सभ्यता के जो भी क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2021 तक जो भी प्रश्न आपके आए हैं वो हड़प्पा से ऐसे आया है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा हड़प्पा स्थल है? मांडी। मांडी कहां पड़ता है? मुजफ्फरनगर में। बात समझ आ रही है? आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी किनारे। ऐसे प्रश्न बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो उत्तर प्रदेश का आपको याद कर लेना, और उत्तर प्रदेश के जो सभ्यता के क्षेत्र हैं वो उसका उत्खनन किसने किया और वो किस नदी के किनारे स्थित है ये देख लेना। तो पूरी हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से अपेक्षा सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हड़प्पा पढ़ के जाना। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेना, देख लेना, गलत कहे तो बताना। आगे समझो, बात करते हैं वैदिक सभ्यता में। यदि वैदिक सभ्यता की बात करें, यदि समझना बच्चा, यदि वैदिक सभ्यता की बात करें तो यहां पे 2 पार्ट हैं। एक है ऋग्वैदिक, एक है ऋग्वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। एक है ऋग्वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। समझ पा रहे हो? यहां पर सिर्फ आपको इतना याद कर लेना है कि ऋग्वैदिक काल की महिलाएं कौन कौन सी थी। ऋग्वैदिक काल की महिलाएं कौन कौन सी थी जिन्होंने वेदों में अपनी भूमिका निभाई है, और उत्तर वैदिक काल में वो महिलाएं कौन कौन सी थी जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इसके बाद जब हम लोग वैदिक साहित्य की बात कर रहे होंगे तो आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, कि क्या याद कर लेने हैं? आरण्यक, कि ऋग्वेद का आरण्यक कौन सा था, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट देखना है। बाकी कुछ नहीं। महिलाओं की स्थिति देख लेना, और हो सके तो इसके प्रमुख देवता, बस एक एक लाइन वाले, है ना, किसी प्रमुख चीजें, जैसे इसके प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है, प्रमुख पशु कौन था,
समझ पा रहे हो? और राजनीतिक स्थिति जैसे सभा, समिति, विदत, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो बस ये हल्का फुल्का पढ़ना है। फिर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में आपको गौतम बुद्ध का जीवन परिचय पहले आता था, वो भी आपको आता ही होगा। आपको क्या याद करना है? बौद्ध साहित्य और बौद्ध संगीतियों का क्रम। आपसे पेपर में बौद्ध संगीतियां से मिलाने के लिए आएगा कि कौन सी संगीति कहां पर हुई थी। समय नहीं आता है पेपर में, लेकिन संगीति हुई कहां थी, उसका अध्यक्ष कौन था और उसमें कार्य क्या हुआ था। तो संगीति त्रिपिटक, बस इतना याद करके जाना है बौद्ध साहित्य में। जैन धर्म की बात बताए तो जैन धर्म में आपको तीर्थंकर, तीर्थंकरों के प्रतीक मैच करने के लिए आएंगे और उन तीर्थंकरों को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी वो याद कर लेना है। ओके। शैव और वैष्णव में सिर्फ आपको जैसे कापाली, कालामुख है ना, इनके संस्थापक कौन है उसको देख लेना है सिर्फ। महाजनपद काल में हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक आएगा। नॉर्मल सा है, एक एक लाइन का है। नंद वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी? नंद वंश की स्थापना किसने करी? सिकंदर ने पहला हमला किस पर, किसके समय किया था भारत पर? तो धनानंद आंसर इसका। तो आपको ऐसे याद कर लेना है। क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या याद करना है? यहां पर आपको याद करना है वंश और संस्थापक, याद रखिएगा, वंश और संस्थापक। क्लियर है? अभी मैं बताऊंगा। आपसे पेपर में पूछा गया, आपके पेपर में पूछा गया, बताइए इक्ष्वाकु वंश, आपके पेपर में पूछा गया इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की थी? आभीर वंश की स्थापना किसने की थी? समझ पा रहे हो? चतु सातकर्णी वंश की स्थापना किसने की थी? कलिंग वंश की स्थापना, चेदी वंश की स्थापना किसने की थी कलिंग में? ऐसा। तो स्थापना, अच्छा अगर आप 2018 का पेपर देखें, 18 का पेपर देखें तो उसमें लिखा हुआ था पुराणों में किस वंश को श्री पर्वतीय शासक कहा गया? तो आंसर इक्ष्वाकु है। क्लियर है? तो इक्ष्वाकु वंश, इसका अगर कोई दूसरा नाम है और इसका संस्थापक कौन है, तो ऐसे वंश आपको जो लग रहा होगा कि अरे ये तो पेपर में नहीं आ सकता, जो लग रहा है नहीं आ सकता है उसको भी देख के जाना है, एक लाइन, वंश और संस्थापक। अब देखो पेपर चेंज कैसे हो रहा है। पेपर ऐसे चेंज हो रहा है कि आपको राजा दे देगा, आपको राजा दे देगा और कह देगा बताइए उसका राज्य क्या था। आपको एक राजा दे देगा और कहेगा बताइए इसका राज्य क्या था, है ना। जैसे राजा दे देगा और उससे आपकी राजधानी पूछ देगा कि बताइए किस राजा की राजधानी क्या थी, मिलान करने के लिए आपका आएगा। क्लियर है? मिलान करने के लिए आएगा, याद रखना है आपको। फिर मौर्य वंश की बात की जाए तो मौर्य वंश में वो एक समय था कि अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ के दिखाया, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते थे। अब क्या बन रहा है? अब वो कह रहा है कि एग्रोनोमोई कौन है। अब वो कह रहा है एग्रोनोमोई कौन है, ऐसे पूछ रहा है कि कुल्यावाप क्या है, द्रोणावाप क्या है, स्थानिक क्या है, विस्पति क्या है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? पन्याध्यक्ष क्या है। तो आपको अब मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और इनको थोड़ा सा किनारे करना है, क्योंकि ये सब पढ़ा रहे हैं। आपको उसकी शब्दावली याद कर लेनी है कि रज्जुक कौन क्या कार्य करते थे। समझ पा रहे हो? रज्जुक क्या कार्य करते थे, एग्रोनोमोई क्या कार्य करते थे। यदि आपको लग रहा हो अरे सर ऐसा पेपर नहीं आता है, तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, अब भी वक्त है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो और जब हमारी बात लिखी हुई मिल जाएगी तब आप कहेंगे सर आप ही सही कह रहे थे। ठीक है ना? अगर भरोसा ना हो तो मैं सही बता रहा हूं कि एग्रोनोमोई कौन है। तो आपको क्या करना है, मौर्य काल में आपको जो प्रशासनिक शब्दावलियां हैं, समझिएगा, मौर्य काल में आपको क्या याद करना है, जो प्रशासनिक शब्दावलियां हैं उसको एक बार देख लीजिएगा कि सीता क्या है, खेत से जुती भूमि है, हल से जुती भूमि है ना, नाली है हल से बनाई गई, ऐसे पेपर में आएगा। मौर्योत्तर काल की बात बताएं तो मौर्योत्तर काल में जैसे हम आपकी बात करें, शुंग वंश की बात करें, कण्व वंश की बात करें, आंध्र सातवाहन वंश की बात करें, आंध्र सातवाहन वंश की बात करें, ठीक है ना। यदि हम लोग इसकी बात करें, है ना, और विदेशी हमले में कैसे बात करें, शकों की बात करें, कुषाण की बात करें, है ना, यूनानियों की बात करें, ईरानियों की बात करें, है ना, यवन की बात करें, तो सिर्फ आपको क्या याद करना है, ऐसे याद करना है कि जो शक थे, शक, अब जो शक थे उन्हें 4 जगह कब्जा किया था, तक्षशिला में, मथुरा में, समझना, तक्षशिला में, मथुरा में, है ना, उज्जैन में और नासिक में। सिर्फ आपको इतना याद कर लेना है कि उज्जैन में शक वंश की स्थापना किसने की थी, तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा चष्टन। क्लियर है? तक्षशिला में शकों की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर आ जाएगा मेऊस। बस इतना कि जो 4 शाखाएं थी वो अलग अलग जो 4 जगह फैली थी उसके संस्थापक कौन थे। क्लियर है भाई? और यहां पर रुद्र शकों का विनाश किसने किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ये याद कर लेना है। कुषाण वंश में सिर्फ कनिष्क पर कब्जा करना है, सिर्फ कनिष्क को देख लेना है क्योंकि बौद्ध धर्म से झुकाव था। यूनानियों की बात करें तो यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे, ये याद कर लेना है। और यूनानियों ने हमको दिया क्या क्या है,
जैसे यूनानियों ने हम लोग को क्या क्या दिया है, जैसे ज्योतिष, ज्योतिष की बात करें तो यूनान से ही आया है। गार्गी संहिता में देखने को मिलता है, उसमें लिखा भी है गार्गी संहिता में कि भारत के लोग ज्योतिष के क्षेत्र में हमारे ऋणी रहेंगे, ऐसा लिखा भी हुआ है। तो यूनानियों की वजह से भारत में क्या बदलाव हुए, ईरानियों की वजह से भारत में क्या बदलाव हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंगरक्षकों में महिलाओं की नियुक्ति करना शुरू करी, तो कौन सी प्रणाली है, ईरानी प्रणाली है। समझ पा रहे हो, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। सातवाहन वंश की जैसे ये है, तो इसकी भाषा याद कर लीजिएगा कि सातवाहन वंश की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। सातवाहन वंश के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में कब्जा कर रखा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में याद कर लीजिएगा। और यदि कोई राजा कवि रहा है, जैसे हाल सातवाहन वंश का जो शासक है, 17वां राजा है हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी, है ना। उसी के दरबारी था एक संस्कृत व्याकरण का जिसका नाम था आपका सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की थी, है ना। गुढ़ाज था, गुढ़ाज ने बृहद कथा लिखी थी और बृहद कथा पर टीका लिखी है बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने। और सोमदेव की एक कथा सरित सागर, वो बृहद कथा के ऊपर ही लिखी गई है। ऐसे तो ये किताबें, कुछ पुस्तकें आपको याद करनी, क्योंकि मिलान इसके लिए भी आया है, पुस्तकों का मिलान करना पड़ा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। पूर्व मध्यकालीन इतिहास में आपको चोल चेर पांड्या, है ना, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बादामी के चालुक्य, यदि इनकी बात की जाए, समझना, सोलंकी वंश की बात की जाए, सेन वंश की बात की जाए, समझना, यदि इनकी बात की जाए तो इसके सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, प्रतीक और संस्थापक याद कर लेने, कुछ नहीं करना है। प्रतीक और संस्थापक कि चोल वंश का प्रतीक क्या था, चेर वंश का प्रतीक क्या था, पांड्या वंश का प्रतीक क्या था और इसका संस्थापक कौन था, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उतना याद करना है। इसके बाद संगम काल में जब आओगे तो जो 3 संगम हुए थे उसमें जो ग्रंथ रचे गए थे, उसमें जो ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों के रचयिता कौन थे, आपको ये याद करना है। तोलकापियर के तोलकापियम तमिल व्याकरण है, ऐसा। तो बस ग्रंथ याद करना है और कुछ नहीं, समय में सब भूल जाओ, कुछ नहीं करना है, बस स्थान याद रखना है कि पहला संगम काल का जो संगम हुआ था कहां हुआ था और उसमें कौन सा ग्रंथ रचा गया था। तो आप पहले में कोई नहीं था, दूसरे तीसरे में रचे गए थे। तो ये बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। वैसे ही गुप्त काल में देखोगे तो गुप्त काल में सिर्फ आपका जो दिमाग होना चाहिए वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त पर होना चाहिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त पर होना चाहिए। फिर इसके बाद प्रशासनिक शब्दावलियां देखनी पड़ेंगी। गुप्तोत्तर काल की बात बताई जाए तो सिर्फ आपको राजा और राज्य याद करने हैं, जैसे पुष्यभूति वंश कहां चल रहा था, थानेश्वर वर्तमान में कहां पर है, तो थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में है ना। कन्नौज को और क्या कहा जाता था, तो कन्नौज को महोदय नगर कहा जाता था। बुंदेलखंड को जेजाभुक्ति कहा जाता था। कान्य को किसको कहा जाता था, कन्नौज को ही कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना। तो आपको नए नाम और पुराने नाम याद रखने हैं। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तन था, मृगदांव भी था, है ना। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था। तो ऐसे आपको नए नाम पुराने नाम एक बार देख लेने हैं, समझ रहे हो। मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, मैं जो जो बता रहा हूं उसको देख लीजिएगा, जब पेपर होगा आपका तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास की बात बताई जाए तो मध्यकालीन इतिहास में जैसे दिल्ली सल्तनत है तो 5 वंश होते हैं, गु खीतु सैलो, है ना। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, अरे ऐसे तो होता है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोधी। यदि इनकी बात बताई जाए, समझना, यदि हम लोग इनकी बात बताई जाए तो आपका जो दिमाग जाना चाहिए वो कहां पर जाना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए क्या, स्थापत्य कला, समझना। यहां पर आपका स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बिल्डिंग किसने बनवाई थी, स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी जो आपको पढ़ लेना है। और अलाउद्दीन खिलजी में आपको उसके युद्ध वगैरह नहीं पढ़ने हैं, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी में आपको युद्ध नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के सामाजिक कार्य पढ़ने हैं, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली, है ना, ये आईने वो सब बाजार नियंत्रण प्रणाली हो गई, अनाज के बाजार को सहनाए मंडी, कपड़ों के बाजार को सराय अदल, इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहां पर आप जो तुगलक वंश आएगा उस तुगलक वंश में आपको सिर्फ और सिर्फ कार्य पढ़ने, समझना। किस राजा ने किसको हराया, किस राजा ने किसको हराया वो सब दिमाग से निकाल दो। सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई थी, सबसे पहली नहर किसने बनवाई थी, ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। उसको मारा, गर्दन काट दी, ये कर दिया, वो कर दिया, भगा ले गया, उन सब से दिमाग हटा दो। किसने क्या बनवाया जिससे लोगों का कल्याण हुआ, सिर्फ उतना, है ना। और जो इंपॉर्टेंट विभाग होंगे दिल्ली सल्तनत में, जो इंपॉर्टेंट विभाग होंगे, जैसे हम कहते हैं दार उल सफा, ठीक, खराती अस्पताल था, अरे हाँ कि ना। अमीरे कोही, ये एक अमीरे कोही क्या था बेटा आपका, अमीरे कोही, जल्दी बताओ जल्दी से। अमीरे कोही क्या था, कृषि विभाग था, ठीक है ना। अमीरे कोही या दीवाने कोही क्या था, कृषि विभाग था, जिससे
लोगों को अनाज दान में दिया गया था? अरे हाँ कि ना, मोहम्मद बिन तुगलक समय जब अकालिया सूखा पड़ गया था। अरे क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अब ये जब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो दरबारी होंगे, यहां पर जो आपके दरबारी होंगे, है ना, और उन दरबारियों की जो किताबें होंगी, उन जो दरबारी होंगे और दरबारी की जो पुस्तकें होंगी, उनको आप लोग को देख लेना है, उनको आपको क्या करना है, देख लेना है। फिर साथ में जो सूफी होंगे, उन सूफियों की जो पुस्तकें और दरगाह है, उन सूफियों की जो पुस्तकें और दरगाह हैं, ये आपसे मैच करने के लिए आएगा। याद रखना, सूफियों की दरगाह और पुस्तकें मैच करने के लिए आपके पेपर में आएगा। मुगल काल की बात बताई जाए तो मुगल काल में अभी तक जो मैं पेपर देख पा रहा हूं, उसमें सिर्फ प्रशासन ही आपका पूछ रहा है, उसमें सिर्फ आपका प्रशासन पूछ रहा है कि बताइए अकबर ने जो सिक्के ढालने की शुरुआत शुरू करी थी, शेर शाह सूरी ने इसको और आगे बढ़ाया था, ऐसे। तो सिर्फ प्रशासन, जीत हार की बात छोड़ो, जैसे अकबर के जो कार्य थे, बात समझ आ रही है? तो ये सारे क्वेश्चन है। तो मुगल काल से भी प्रशासन में ही आपको ज्यादा चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ का दरबारी कौन था, है ना, और इसके बाद यात्री कौन आया था, और उसकी पुस्तकें क्या हैं, पुस्तकें क्या हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, यात्रियों का क्रम। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यात्रियों का क्रम। ये कई बार पेपर लगातार आता चला जा रहा है, यात्रियों को क्रम से लगाइए। पहले मेगस्नीज आया था, पीटर मुंडी आया था, मनुची आया था, फ्रांसिस बर्नियर आया था, तो उसको क्रम से लगाने के लिए आ रहा था। यात्रियों का जो क्रम है वो वीवीआईपी में रख रहे हैं हम, यात्रियों का जो क्रम है वो वीवीआईपी में रख रहे हैं। याद रखना, यात्रियों का क्रम आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। डन। इसके बाद दक्षिण भारत में जब दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, तो दक्षिण भारत में जो भी वंश चल रहे थे और उनके संस्थापक कौन थे, बस उतना याद कर लेना है। जैसे आपसे कह देगा होयसल का राजा कौन था, तो बल्लाल थर्ड था। याद रखना, तेलंगाना का राजा कौन था, प्रताप रुद्रदेव था। तो आपसे एक तरफ कहेगा राजा, आपसे एक तरफ राजा देगा, एक तरफ राज्य देगा, आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहां पर राजा, राज्य और राजधानी संस्थापक याद कर लेना है। आधुनिक इतिहास की बात बताएं तो मुगलों के पतन में आपको कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं, है ना। मुगलों के पतन में जैसे जो भी यूरोपियंस थे, है ना, उनने किस राजा से कौन सी संधि की थी। जैसे इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, अंग्रेजों को दिल्ली पर कब्जा कब प्राप्त हुआ था, इलाहाबाद पर कब्जा कब प्राप्त हुआ था, बात समझ आ रही है। तो मुगलों के पतन में यूरोपियों से जो संधि हुई थी उसको ये याद कर लेना है। यूरोपियों के आगमन में आपको आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष याद कर लेना है। जब आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष आप पढ़ेंगे, जब ये आप पढ़ेंगे तो हैदराबाद कर्नाटक, तब आप हैदराबाद कर्नाटक मैसूर, हैदराबाद कर्नाटक मैसूर, बंगाल अवध, पंजाब और मराठा, है ना, ये सारे क्षेत्र आप पढ़ लेंगे। जब आप ये पढ़ेंगे, आंग्ल फ्रांसीसी जब आपस में लड़ेंगे, तो इससे हैदराबाद कर्नाटक मैसूर ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। तो मुगलों के पतन में आपको फिर ये पढ़ लेना है, बस आपको ये पढ़ना है, समझिएगा कि पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ, दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, चौथा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था और किसकी संधि के तहत समाप्त हुआ। क्या ये बात समझ में आई? पहला अफगान युद्ध, दूसरा अफगान युद्ध, है ना, कब हुआ था, युद्ध नहीं पढ़ना। अरे दादा मेरे, युद्ध नहीं पढ़ना है कि प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़ना शुरू कर दिया या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और किस संधि के तहत समाप्त हुआ, बस इतना। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, क्लियर है भाई मेरे, क्लियर है। ला एक्सल सैपल क्या थी, ऐसे सबसे पूछेगा आपसे, ठीक है ना। और मराठा में जो सरदेश मुखी, चौथ, जमादानी, ये सब जो कर लगे हुए थे, तो मराठा में आपको कर प्रशासन याद करना है, टैक्सेशन, ठीक है ना। और पंजाब में आपको देखना है तो रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह के बारे में आपको पढ़ लेना है, उनकी राजधानी क्या थी, उनके अदालत कहां पर स्थित हुआ करती थी, और सिखों के गुरु के क्रम में लगाने के लिए आ सकता है। नए राज्यों के उदय में आपको यही बता दिया हमने। 1857 क्रांति सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश के संबंध में पढ़नी है कि गोरखपुर से कौन संबंधित था, गजोधर सिंह, है ना। मेरठ की तरफ से कौन था, कदम सिंह। फैजाबाद की तरफ से कौन था, मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर की तरफ से कौन था, बात समझ आ रही, ऐसे आपसे पूछेगा तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है, फैजाबाद, फतेहपुर, है ना, मेरठ और इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, ऐसे। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन नेता था, सिर्फ ये याद करना है। इसके बाद 1857 क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है ना, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, अगर आप याद कर पाए तो नॉर्मल सा है। आईएनसी की बात की जाए तो महत्वपूर्ण अधिवेशन, है ना। जैसे पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार से महत्वपूर्ण अधिवेशन। और साथ ही
कांग्रेस से संबंधित कथन, जैसे कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसका स्टेटमेंट है? लॉर्ड डफरिन का। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमारे यहां कुछ नहीं आएगा, किसका स्टेटमेंट है? तो आपका आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक का। ऐसा, ठीक है। अगला, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, आंदोलन के जनक, बस जैसे आपसे पूछेगा सभा अधिनियम, सभा अधिनियम, है ना, और उसके जनक, जैसे आपसे कह देगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, शारदा अधिनियम कब पास हुआ था, है ना, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ था, नेटिव मैरिज एक्ट कब पास हुआ था। ऐसे तो एक्ट कब पास हुआ था, एक्ट कब पास हुआ था और किसने पास करवाया था, किसमें भारतीय का योगदान क्या था और अंग्रेजों का योगदान क्या था, और सभा की स्थापना किसने की है? जनक। इसके बाद ये जो जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह है, इसमें सिर्फ आपको समय याद करना है, सिर्फ समय याद करना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, है ना, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, सिर्फ समय। जनजातीय आंदोलन में समय याद करना है, किसान आंदोलन में सिर्फ समय याद करना है, नेता छोड़ दो कि सिर्फ आपको समय याद कर लेना है, मिलाने के लिए आएगा, और नेता याद कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगली बात, गांधीवादी युग में आपका घटना दी जाएगी और समय दिया जाएगा। गांधीवादी युग में आपका 1915 से लेकर 1950 घटना दी जाएगी और समय दिया जाएगा, उसको मिलान करना पड़ेगा। जैसे आपसे कह देगा, आपसे लिख के दे देगा कि गांधी अरविंद समझौता, है ना, पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इधर सन लिखे होंगे, उसको मैच करा देना है। उसको क्या करना है? सिर्फ मैच करा देना है। बात समझ आ रही है? भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ मैच करा देना है, समय याद कर लेना और समय से इसको मिला लेना, और प्रमुख नेता जो थे उसको भी याद देख लेना चाहे तो। संविधान का विकास, संविधान के विकास में, है ना, वही आपको पता ही है कि सन 1600 से लेकर जो 1935 तक का अधिनियम है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी कि बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में स्थापना की जाएगी, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, है ना, 3 सूचियों का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। जो मोटी मोटी बातें, बहुत घुस के नहीं, बहुत मोटी मोटी बातें, किसको मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, किसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो बस आपको जो मोटी मोटी चीजें हैं इसमें ये याद कर लेना है। अगर आपका पेपर फंसता है, मैं कसम से बता रहा हूं, अगर आपका पेपर फंसेगा तो सिर्फ और सिर्फ मध्यकालीन इतिहास में, वो भी साहित्य से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, और राजा किस राज्य का है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप फंसेंगे। तो पुस्तक आप ध्यान रखिएगा, साहित्य से संबंधित, यात्रियों का क्रम, साहित्य से संबंधित पुस्तकें, लेखक, यात्रियों का क्रम, याद रखना बच्चा, यात्रियों का क्रम, पुस्तकें और लेखक, वंश और संस्थापक, राजा, राज्य और राजधानी। यदि ये इस पर आप कमांड बना ले गए प्राचीन और मध्यकालीन में, तो आधुनिक तो दुनिया पढ़ रही है और आसान भी आती है, वो कर ले जाओगे। कठिन प्राचीन और मध्यकालीन में वंश, राजा, राज्य, राजधानी, संस्थापक, है ना, यही बस आपको परेशान करेगा। क्लियर है? तो ये मेरा इतिहास का एक्सपीरियंस है, आप इसको इसमें इसकी के हिसाब से अपना तैयारी कीजिए, और जहां पे दिक्कत हो तो आपको पता ही है, एसएसजी कोचिंग का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसने जीएस स्पेशल का बैच हमसे पढ़ा है, जीएस फाउंडेशन का बैच हमारे ज्वाइन करे हैं, जीएस फाउंडेशन नए हर महीने एक नया बैच आता है, आप इसको ज्वाइन करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो आपको बताएं। और इतिहास अगर जो मैंने आपको बताया है, यदि आप इससे सेटिस्फाई हैं, यदि आपको लगता है कि सर आपने 100% सही बताया है, वो भी फ्री में बिना पैसा लिए और यूट्यूब पे, तो आप हमें धन्यवाद कह सकते हैं। और अगला कौन सा विषय आप चाहते हैं कि संविधान, साइंस, आप कौन सा विषय चाहते हैं जिससे क्वेश्चन आप सरसरी निगाह से पढ़ के प्री क्वालिफाई 101% हो जाए स्मार्ट तरीके से, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा आपको कि किस में दिक्कत है। क्लियर है भैया? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जीएस फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करें यदि आपको क्वालिफाई करना है, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, कोई भी वैकेंसी हो। यदि आपको लगता है कि आपका वैकेंसी क्लियर नहीं होगा तो हमसे संपर्क कीजिए, 101% होगा। थैंक यू वेरी मच।